दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर जो कि बच्चे मांग रहे थे, सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 हाफ ईयरली एग्जाम 2025 के लिए A50,000 का ये पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। फुल सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो को आप देखना, आपके हाफ ईयरली एग्जाम की कंप्लीट तैयारी यहां पर हो जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं हाफ ईयरली एग्जाम का SST क्लास 9th का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर। यहां पे देख सकते हैं आप 3 घंटे 15 मिनट में आपको करना है पेपर। 70 नंबर का पेपर है। प्रारंभ में पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट आपको दिए जाएंगे। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ और बा। खंड आ में 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनको OMR शीट पर करना है, और 50 नंबर के खंड बा में प्रश्न है जिनको कॉपी पर हमें लिखना है। उसमें मानचित्र के भी प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सामने लिखे हुए हैं। मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ आपको बांधना है। सबसे पहले 20 नंबर के OMR प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं कि लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर किस वर्ष बैठा। लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर किस वर्ष बैठा। ऑप्शन ए है 1774, B 1775, C 1776 या C या D 1777। तो इसका सही ऑप्शन है A 1774 में लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न है रूसो कौन था। रूसो कौन था, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि या चित्रकार। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा यहां पर दार्शनिक। अगला प्रश्न है हमारे पास कि रॉबर्ट ओवन कौन था। रॉबर्ट ओवन कौन था। रॉबर्ट ओवन कौन था, तो रॉबर्ट ओवन एक अंग्रेज निर्माता था, एक अंग्रेज कपड़ा व्यापारी था। अगला प्रश्न है लेनिन के बाद किसने शासन किया। लेनिन के बाद किसने शासन किया। स्टालिन, ट्रोट्स्की, करंस्की या कुलक। तो इसका सही ऑप्शन है स्टालिन ने। लेनिन के बाद शासन स्टालिन ने किया था। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था। 1917, 1918, 1919 या 1920। तो करेक्ट ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन है 1918। अगला प्रश्न है डेमोक्रेशिया शब्द किस भाषा से संबंधित है। डेमोक्रेशिया जिससे डेमोक्रेसी या जनतंत्र शब्द बना है वो किस भाषा का शब्द है। लैटिन, अंग्रेजी, यूनानी या जर्मन। तो डेमोक्रेसिया ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है। यूनानी को ही ग्रीक कहते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं सामाजिक आर्थिक समानता का समर्थक कौन है। सामाजिक आर्थिक समानता का समर्थक कौन है। उदारवाद, समाजवाद, व्यक्तिवाद या आदर्शवाद। तो इसका सही ऑप्शन है यहां पर समाजवाद। अगला प्रश्न है महान दार्शनिक वोल्टेयर ने किस देश की क्रांति को प्रभावित किया था। वोल्टेयर ने किस देश की क्रांति को प्रभावित किया था। अमेरिका की क्रांति को, इंग्लैंड की, रूस की या फ्रांस की। तो महान दार्शनिक वोल्टेयर ने फ्रांस की क्रांति को प्रभावित किया था। डी वाला ऑप्शन सही है। अगला है लोकतंत्र की संप्रभुता निहित होती है। लोकतंत्र में जो संप्रभुता होती है वो कहां निहित होती है। राष्ट्रपति में, कार्यपालिका में, जनता में या प्रधानमंत्री में। तो लोकतंत्र में जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जनता में। लोकतंत्र की संप्रभुता होती है जनता में। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। हर एक प्रश्न 1 नंबर का है जिसको OMR पर करना है। भारत का संविधान कब लागू हुआ। 14 जनवरी 1950, 17 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 26 दिसंबर 1949। तो लागू कब हुआ। पास हुआ था 26 दिसंबर 1949 को, लेकिन लागू कब हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। किस राज्य की तटरेखा सबसे अधिक लंबी है। किस राज्य की तटरेखा सबसे अधिक लंबी है। ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल या डी गोवा। तटरेखा का मतलब समुद्र से लगे हुए राज्यों में कौन से राज्य सबसे अधिक समुद्र तट को बनाता है, समुद्र के साथ तट बनाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ए गुजरात। यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है, ए गुजरात। गुजरात आप देखोगे तो सबसे लंबी तटरेखा वाला, समुद्री तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारे पास कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, ए, बी, सी, डी। तो आप
जब देखोगे भारत के क्षेत्रफल के बारे में तो निकलेगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, या सीधे सीधे कहें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अगला है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848, 7,747, 6,646 या 5,545। तो सही क्या है? 8,848 मीटर के साथ माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च शिखर है। भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी गोदावरी, गंगा, साबरमती या कृष्णा? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गंगा। अगला प्रश्न है ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन क्या कहलाती है? ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन क्या कहलाती है? काल बैशाखी, व्यापारिक पवनें, लू या इनमें से कोई नहीं? तो गर्मी के मौसम में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है लू। ठीक है, कहते हैं ना लू चल रही है। इसके बाद अगला है कि वह कौन सा विकसित देश है जिसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन ना होने पर भी धनी देश है? ए जापान, बी भारत, सी पाकिस्तान या डी इंग्लैंड? तो संसाधन भी नहीं है लेकिन फिर भी धनी है कौन? जापान। अगला प्रश्न है कि किसी अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक श्रम अवशोषक क्षेत्र कौन सा है? तो किसी भी अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक श्रम अवशोषक क्षेत्र कौन सा है बताना है। कृषि, विनिर्माण, सूचना तकनीक या बायोटेक्नोलॉजी? तो सही ऑप्शन है ए कृषि। कृषि ही अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा श्रम का अवशोषण करता है। अर्थव्यवस्था में जनसंख्या को शामिल किया जाता है परिसंपत्ति के रूप में, धन के रूप में, मूल्य के रूप में या इन सभी के रूप में? तो सही ऑप्शन यहां पर होना चाहिए इन सभी के रूप में, या ये भी हो सकता है। एक बार इस प्रश्न को चेक कर लेना। अगला है विनिर्माण उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? विनिर्माण यानी औद्योगिक प्रक्रियाएं, किसी चीज को बनाना, जैसे जूता फैक्ट्री, नमक फैक्ट्री, कोई भी वस्तु का निर्माण हो रहा है, ट्रैक्टर फैक्ट्री, ये किस क्षेत्रक में आते हैं? ये द्वितीय क्षेत्रक में आते हैं। जबकि कृषि प्राथमिक क्षेत्रक में आता है। तृतीय क्षेत्रक में सेवाएं आती हैं जैसे बैंकिंग। पालमपुर गांव की मुख्य क्रिया कौन सी है? तो पालमपुर गांव में क्या हुआ था? पशुपालन, विनिर्माण, कृषि या उद्योग? कृषि पालमपुर की मुख्य क्रिया थी। कृषि, बी भरेंगे। अब खंडवा वर्णात्मक प्रश्न संख्या 1, रोबेस्पियर कौन था? उसके राज्य को आतंक का राज क्यों कहा जाता था? 4 नंबर में करना है। नहीं आता ये वाला तो आप करेंगे स्टालिन ने रूस के औद्योगिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन किए? अगला प्रश्न है लोकतंत्र की 2 विशेषताएं आपको जरूर याद करनी है। नहीं करना लोकतंत्र की तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता एवं समता का मूल्यांकन कीजिए। अगला प्रश्न है पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदानों की तुलना करो। अगर ये नहीं करना है तो आपको विकल्प मिला है मौसम और जलवायु में अंतर बताइए। 4 नंबर का प्रश्न अब है वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 आवश्यकताओं के वर्णन कीजिए। वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 आवश्यकताओं के वर्णन आपको करना है। नहीं आता ये वाला तो आप कर सकते हैं, अथवा में दिया है मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की भूमिका स्पष्ट करो। मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की भूमिका स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है वर्णात्मक प्रश्न टाइप 2, ये 150 शब्दों में करना है। क्या है पहला प्रश्न? 6 नंबर का प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई? इसका विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा? 6 नंबर। नहीं आता फ्रांस की क्रांति तो वर्साई की संधि की मुख्य धाराएं क्या थी? वर्साई की संधि की मुख्य धाराएं क्या थी? अगला है लोकतंत्र अपने नागरिकों से क्या अपेक्षाएं रखता है? लोकतंत्र अपने नागरिकों से क्या अपेक्षाएं रखता है? ये 6 नंबर का प्रश्न। नहीं करना है तो भारतीय संविधान का निर्माण कब और कैसे हुआ? भारतीय संविधान का निर्माण कब और कैसे हुआ आप ये करेंगे। 7वां प्रश्न फिर से 6 नंबर का हिमालय, इन 2 में से कोई एक करना, या तो आप ये वाला करेंगे या फिर ये करेंगे। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था वर्णन कीजिए। नहीं आता तो किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियों का महत्व बताइए। किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियों का महत्व बताइए। इसमें आप कोई एक प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है कि महिलाएं क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती हैं? यानी महिलाओं को कार्य के लिए कम वेतन क्यों दिया जाता है? या फिर अगर आपको नहीं आता तो बेरोजगारी से होने वाली हानियां बताइए। बेरोजगारी से होने वाली हानियां आप बताएंगे। इसके बाद मानचित्र संबंधी प्रश्न। पहला मानचित्र है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्व के मानचित्र पर दर्शाना है। केंद्रीय शक्ति वाला एक राज्य,
इंग्लैंड को, बेल्जियम को और डेनमार्क को आपको यहां पर अपने विश्व मानचित्र पर बताना है और उसको टाइटली अच्छे से कॉपी में बांधना है। अब भारत का जो मानचित्र दिया है उसमें आप काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है उसको इस चिन्ह से दिखाना है, सांबर झील को इस डॉट वाले चिन्ह से दिखाना है, नाम लिखना है, कावेरी नदी को इस चिन्ह से दर्शाना है, थार का मरुस्थल राजस्थान में इस ओ वाले चिन्ह से दर्शाना है, छोटा नागपुर का पठार डेल्टा वाले चिन्ह से दर्शाना है और आपको वहां पर लिखना है। तो ये पूरा कंप्लीट पेपर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट A50,000 कोड का पेपर। आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और हर एक इंपॉर्टेंट पेपर को यहाँ पर आपको उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। इसी आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि इसी आधार पर अलग अलग कॉलेज, अलग अलग स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम के पेपर पूछे जा रहे हैं। तो इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब मत करना, इस पेपर को आधार बनाओ एज अ प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसी आधार पर अगर आप तैयारी करोगे, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी आधार पर तैयारी करोगे तो सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट तैयार हो जाएंगे। पेपर का कोड कुछ भी हो आप अच्छे से कर ले जाओगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। PDF टेलीग्राम चैनल पर आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिख देना। सो थैंक यू एंड बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।